वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि आपके लिए पेश किया जाता है हर संडे की सहपैर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। नाजरीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेता हूं, तो अगर आपको कोई परेशानी है जो इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ है तो बिल्कुल आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। और जिस नंबर पे आप फ़ोन करते हैं वो प्रीमियम रेट नंबर नहीं है, बल्कि वो लोकल रेट पर चार्ज होता है। तो इसका मतलब आपको कोई लंबा चौड़ा बिल नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि लोकल रेट पे तो पास कॉल्स फ्री भी होती हैं, डिपेंड है कि आपके पास कौन सा टैरिफ है। तो नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी ज़्यादा कॉल ले सकूँ लूँ और आपके जितने भी ज़्यादा मसाइल को हल कर सकूँ करूँ। तो हमेशा की तरह बेशुमार कॉलर्स होते हैं लाइन्स के ऊपर, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आ जाते हैं। आज भी काफ़ी सारे कॉलर्स हैं जो लाइन्स के ऊपर हैं। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हाँ, मुझे सवाल ये पूछना है। आप टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दें। ओके। मेरा हस्बैंड यहाँ विजिटर आया था। मुझे आपकी लाइन काटना पड़ेगी क्योंकि आपकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है, बल्कि एको कर रही है। तो नाज़रीन, आपसे भी मैं यही कहूँगा, जब आपकी कॉल मिल जाए, जब आपकी कॉल ले लें, तो उस वक्त कोशिश ये करें कि आपकी टीवी की आवाज़ बिल्कुल ही कम कर दें, बिल्कुल ही धीमी कर दिया करें, क्योंकि जो आप बात करते हैं वो हमें सुनाई नहीं देती है। तो नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं ख्वाब का मतलब पूछना सी। अच्छा, असल में वो मेरे जो दोस्त हैं वो 6 बजे आ जाएंगे दोबारा इसी प्रोग्राम, इसी लाइन के ऊपर। तो अभी हम जो है ये लीगल एडवाइस का प्रोग्राम है, तो आप 6 बजे अगर रिंग कर लें तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, या 6 बजे के बाद। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। करंटली मैं डिस्क्रिशनरी लीव पे हूँ। अच्छा। मेरे 2 डिपेंडेंट भी हैं। अच्छा। तो मैंने पूछना था कि क्या मैं एलिजिबल हूँ बेनिफिट्स पे, और अगर हूँ तो अगर मैं 10 साल के बाद अप्लाई करता हूँ इंडेफिनिट के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? पहली बात यह कि अगर किसी को या आपको डिस्कशन नहीं मिली है तो बिल्कुल आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, और या आपका अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि गवर्नमेंट पे बोझ ना बने, बल्कि अपने पाँव पे खड़ा रहें। लेकिन बेनिफिट्स जहाँ तक ताल्लुक है बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर कोई मजबूरी है तो ले सकते हैं। तो ये नहीं कि शौकिया तौर पर लेना शुरू कर दें, बल्कि अगर वाकई मजबूरी है, वाकई इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपने पाँव पर खड़े रहें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी सर, फैमिली का जो है हमारा स्टेटस पे पहले PSW था, डिपेंडेंट वगैरह, और अब इंडेफिनिट हो गया, तो उनका वीज़ा जो है वो इनवैलिड हो जाता है फिर? किन का वीज़ा? फैमिली का जो है वो, फिर अगर ट्रैवल करना चाहे तो। नो, किस फैमिली का? आपका मसला क्या है पूरा? मेरा मसला है कि हमारा जो है ना पहले PSW था, तो अभी मेरा इंडेफिनिट हो गया ना। आप तो, दोनों का? हाँ जी। ठीक है। सिर्फ मेरा हुआ ना, एक मेल का जो। और तो वाइफ का क्या हुआ है? बच्चों का और वाइफ का जो है वो अभी PSW पॉइंट बेस सिस्टम डिपेंडेंट वीजा था। ठीक है। तो उनका जो है वो ट्रैवल का प्लान है, तो वो वीजा उनका इनवैलिड हो गया या ट्रैवल कर सकते हैं उसके ऊपर? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि आप उनका जो वीज़ा है वो वैलिड रहेगा, लेकिन चूंकि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, जो कि अपने इमिग्रेशन ऑफिसर्स को बताना पड़ते हैं कि जो ही आपके चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो, तो रूल्स यही कहते हैं कि आप इमीडिएटली इमिग्रेशन वालों को बता दें। तो इस सिलसिले में प्रॉब्लम होने के इम्कानात हैं। गारंटी तो नहीं है, हो सकता है शायद वापस इमिग्रेशन ऑफिसर कोई ना पूछे, लेकिन अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को पता चले कि उनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, आपने इमिग्रेशन वालों को नहीं बताया, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो मेरा इसमें यही मशवरा है कि वो आप अपॉइंटमेंट करके सेम डे जाकर उनका जो स्टेटस है वो चेंज करवा लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। जी सर, मेरे 2 क्वेश्चन है। अच्छा। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ पक्के हो सकते हैं? ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर किसी के पास विजिटर वीज़ा है, जैसे इनके पास है 10 साल का लंबा वीज़ा है, तो इसमें वो 1 साल में 6 महीने से ज़्यादा यूके नहीं रह सकते हैं। जैसे अगर वो आए और यहाँ पे 5 महीने रह गए, तो इसका ये मतलब नहीं वो चले जाएं और महीने के बाद फिर वापस आ जाएं, तो ये बात नहीं। अगर इमिग्रेशन वालों को पता चल जाए तो एयरपोर्ट से वो जो उनकी एंट्री है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो शर्त इसमें यह है, लंबे जिनका वीज़ा लंबा वीज़ा है, जिनका लॉन्ग टर्म वीज़ा है, 5 साल का, 2 साल का या 10 साल का, तो उनको कंडीशन यही होती है कि उस साल में
6 महीने से ज़्यादा यूके नहीं रह सकते। तो जहाँ तक आपकी मम्मी का ताल्लुक है, आप देखें अगर वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं, डिपेंडेंट की कैटेगरी में ये है कि उनकी एज या आपके फादर की एज 65 से ज़्यादा की हो, आप वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने कंट्री में कोई लुक आफ्टर करने को नहीं है, अगर ये शराइत पूरी करते हैं तो डिपेंडेंट के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मलिक साहब, मैं नासिर बात कर रहा हूँ स्कॉटलैंड से। जी मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये था सर कि मैंने 3 साल पहले सर यहाँ असाइलम अप्लाई किया था। अच्छा। तो अभी तक मेरा कोई फैसला नहीं आया, नहीं कोई इन्होंने जब जब मेरा शुरू हुआ था तो इन्होंने मुझे पहली अपील की थी, मैंने उसके बाद इन्होंने रिव्यू के लिए मुझे कहा था, मैंने रिव्यू नहीं किया, मैंने फ्रेश केस दोबारा से अप्लाई कर दिया था क्योंकि मेरे मुल्क में कुछ थोड़े से सर्कमस्टांसेस थोड़े से मेरे खराब हुए थे इस वजह से। तो उसके बाद अभी तक फैसला नहीं आया सर, मैं 3 साल से वेट कर रहा हूँ। तो जी आप में कुछ बताएंगे सर? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो असाइलम केस एक ही दफ़ा सुना जाता है, अगर वो सुन गया आपने, वो उन्होंने सुन लिया और आपकी अपील भी डिसमिस हो गई तो उसके बाद रिकंसिडरेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बहरहाल अगर आपके केस का कोई डिसीजन नहीं हुआ आप होम ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि ऐसा ना हो कि आप इस गलत फहमी में हो कि आपका केस पेंडिंग हो तो किसी दूर इमिग्रेशन वाले आपको पकड़ कर वापस भेज दें, चूँकि अक्सर इस तरह के केसेस में ऐसा ही होता है। तो बहरहाल आप होम ऑफिस से चेक कर सकते हैं आपके केस का क्या स्टेटस है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब मैं 2002 में आया हुआ। अच्छा। और वापस में मैंने अप्लाई किया दोबारा लेगेसी में। अच्छा। तो उसने पासपोर्ट और तस्वीरें मांगे। ठीक है। तो 6 महीने 7 महीने उसके बाद उसने रिफ्यूजी भेजा वापस। अच्छा। इसका क्या मसला हो सकता है? जी पहली बात ये कि आपकी कॉल का शुक्रिया। दूसरी बात यह कि आपका केस भी लेगेसी में है जिसमें कि काफ़ी सारे केसेस हैं जिनके अभी तक फैसले नहीं हुए हैं, तो चांसेस हैं कि बहुत जल्दी उनके फैसले हो जाएंगे। चूँकि रिसेंटली होम ऑफिस ने कंफर्म किया है कि 4,55,000 केसेस के फैसले ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ केसेस अभी तक बाकी बच के जिनकी तादाद फ्यू थाउजेंड्स में है। तो उनका टारगेट है कि जितना जल्दी हो सके इस केस का फैसला कर दें। अगर आप 2002 में आए थे इसका मतलब है कि आप लेगेसी में आते हैं तो आपको स्टे मिल जाना चाहिए। तो वेट करें, अभी थोड़े वीक्स में देखें क्या डिसीजन आता है। मुझे यकीन है आपके केस का फैसला आपके हक में हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी जनाब, मेरे 2 प्रॉब्लम्स में मैंने पाकिस्तान शादी की थी तो इधर मेरी डिवोर्स जो है बाद में हुई है। अच्छा ठीक है। पाकिस्तान में शादी पहले की थी तो केस अप्लाई किया तो वीजा रिफ्यूज कर गए। ठीक है। तो मेरा एक बच्चा भी है पाकिस्तान, तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक करा। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो शादी आपने पाकिस्तान में की थी, चूँकि आपकी यहाँ से डिवोर्स नहीं हुई थी इस वजह से वो शादी वैलिड नहीं थी। तो अगर वो शादी वैलिड नहीं थी तो इसका मतलब इमिग्रेशन वाले आपको वीज़ा नहीं दे सकते थे। अब इसका यही हल है कि अगर आपकी डिवोर्स हो गई है तो आप दोबारा पाकिस्तान जाएँ और उनसे दोबारा शादी करें, और इस मरतबा जो शादी करेंगे वो चूँकि डिवोर्स के बाद होगी इस वजह से वो वैलिड होगी। तो उसके बाद अगर आप अप्लीकेशन करते हैं तो आपकी वाइफ को वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन ध्यान में रखें कि उनको एक इंग्लिश टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। जी मेरा केस ये है कि मैं पहले मेरा वर्क परमिट था, उसके बाद मैंने टीयर 1 पे अप्लाई किया एक्सटेंशन पे। अच्छा। और अब मेरे पीआर के लिए 5 इयर्स पूरे हो रहे हैं। तो मुझे ये पूछना था कि जो मेरा फर्स्ट ईयर वर्क परमिट वाला था उसके अंदर का मेरे को P60 पूरे 5 इयर्स का लगाना पड़ता है क्या जब पीआर के लिए अप्लाई करते हैं? और जैसे जो फर्स्ट ईयर का है उसके अंदर मैंने HMRC से ही पता करा है तो उनके पास कोई मेरा टैक्स रिकॉर्ड्स नहीं है क्योंकि वो इंडियन कंपनी के थ्रू था और उन लोगों ने शायद पता नहीं टैक्स काटा है नहीं काटा, तो वो सब्सिस्टेंस के नाम से देते थे। तो उस केस में क्या रहता है, कोई इसमें दिक्कत आएगी पीआर में या नहीं? जी इसमें कोई ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगती है, क्योंकि अगर तो आप वर्क परमिट के ऊपर रहे होते 5 साल और 5 साल के बाद अगर अप्लाई करना चाहते थे या अप्लाई करते तो फिर वो डेफिनेटली आपसे पिछले 5 साल के P60s मांगते। क्योंकि अभी आप टीयर 1 जनरल पे जा चुके हैं तो लिहाजा चांसेस ज़्यादा नहीं है कि आपसे पिछले वो पहले साल का P60 मांगे। तो ज़्यादा बेहतर है जो पेपर आपके साथ ही लगा कर इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर दें, तो आगे फिर केस वर्कर का है कि वो क्या डिसीजन करेगा। आल्दो कि वो फर्स्ट ईयर का P60 मांग सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपसे मांगेगा चूँकि आप अपनी कैटेगरी तब्दील कर चुके हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मलिक साहब, मेरे 2 क्वेश्चन है जी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर शादी की है ब्रिटिश नेशनल से। ठीक है। तो
जी, तो अभी मैंने अप्लाई किया था 3 साल की सेशन के लिए। ठीक है। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। अच्छा। तो अब मुझे अपील का राइट भी नहीं है, तो मुझे क्या कि हाई कोर्ट में जाना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि मैं ऑलरेडी यहाँ से तकरीबन 14-15 साल से यहाँ रह रहा हूँ कि सारे केस मेरे डे बाय डे रिफ्यूज होते गए हैं, कोई भी नहीं हुआ है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपकी शादी की एप्लीकेशन यहाँ पर रिफ्यूज़ हो गई है तो अपील का राइट आपको उन्होंने नहीं दिया होगा। हालांकि मेरे ख्याल में आपको अपील का राइट मिलना चाहिए था, लेकिन बाद का थोमास वाले अपील का राइट नहीं देते हैं। तो इसका हल यही है कि इसको हाई कोर्ट में ले जाएं, जुडिशल रिव्यू में। जब आप इसको हाई कोर्ट में ले जाएंगे, वहाँ से फिर कम से कम ये हो जाएगा कि होम ऑफिस वाले आपको अपील का राइट दे देंगे। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि जितना जल्दी हो सके तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम। मलक साहब, मैंने नवंबर 2006 में यहाँ पे केस बिल किया था, अफगानी असाइलम मैंने किया था। अच्छा। तो वो 2008 में मेरा खत्म हुआ। 2008 में मैंने दोबारा 28 डेज के अंदर उनको रिप्लाई किया। उन्होंने फिर 3-4 महीने 5 महीने लगा के मुझे एक्सटेंड कर दिया था, दोबारा 3 साल का दोबारा दे दिया था। ठीक है। तो ये मैं पता करना चाहूँ, ये डिस्क्रिप्शन लीव का ये कितने साल बाद हम ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी, अगर किसी को डिस्कशन लीव मिल जाए तो उसमें आमतौर पर पहले 3 साल का स्टे देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा 3 साल का देते हैं। तो जब आदमी 6 साल पूरे कर ले फिर उसके बाद इंडेफिनिट स्टे देते हैं। तो आपको भी अगर आप 6 साल पूरे होने वाले हैं, अगर 6 साल जब पूरे हो जाएं तो आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने FLRO की एप्लीकेशन दी थी 2010 अप्रैल में। अच्छा। तो उस टाइम मेरे पास मेरे बच्चे का रिफ्यूजी स्टेटस था, तो मैं सेपरेट रहता हूँ। लेकिन पिछले 2 महीने हो गया, मेरा बच्चा ब्रिटिश हो गया। मैंने फर्दर डॉक्यूमेंट्स होम ऑफिस को भिजवाए हैं और उनको फोन किया कि आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। तो वो जो पिछला केस है मेरा स्टिल पेंडिंग है। वो कहते हैं कि हमने तो 1 माह के बाद ही आपके सोलिसिटर को लेटर भेज दिया था, पैकेट। तो वो तो पैकेट मेरे सोलिसिटर को भी नहीं मिला और मुझे भी कोई लेटर नहीं आया। तो इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए? जो मैंने फर्दर डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसका भी एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं मिला। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपके सिलसिले में प्रॉब्लम ही हुई है कि आपका केस को होम ऑफिस ने डिसीजन करके, तो मुझे लगता है आपके वकील को भेज दिया था, तो ये पैकेट कहीं या तो रास्ते से गुम हो गया या आपको पता नहीं चला या बहरहाल गुम हो चुका है। तो जो फर्दर डॉक्यूमेंट भेजे हैं, चूँकि आपका केस पेंडिंग कोई नहीं, लिहाजा उन डॉक्यूमेंट्स को होम ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि सबसे पहले वो चेक कर लें कि वो जो पैकेट है वो किधर गया था। ज़ाहिर है रिकॉर्डेड डिलीवरी से आया था, तो वो चेक करें रिकॉर्डेड डिलीवरी डिलीवर हुई थी या नहीं हुई थी। तो बहरहाल अभी ये करना पड़ेगा कि आपको नई एप्लीकेशन करना पड़ेगी, नई फ़ी भरना पड़ेगी जो कि 550 पाउंड है। तो मेरा आपको मशवरा जितना जल्दी हो सके नई एप्लीकेशन डाल दें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, नमस्कार मलिक साहब। जी नमस्कार। हाँ मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन है आपसे। मेरे हस्बैंड 2001 में इधर आए थे और मैं 2005 में इधर आई थी। मेरी बेबी अभी 2 बच्चे हैं, छोटा 2 साल का, बड़ी बेबी मेरी 5 साल 4 मंथ की है। तो लास्ट 10 दिन हो गए, मेरा हस्बैंड शॉप में काम कर रहा था, तो उधर वो इमिग्रेशन वाले आए। तो पहले उन्होंने बोला कि वो आप मुझको ले जाएगा, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने बताया, हम लोगों ने लास्ट नवंबर में केस डाला था, तो एप्लीकेशन, लेकिन वो रिफ्यूज हो गई थी। राइट ऑफ अपील नहीं मिला था। हमारे सोलिसिटर ने राइट ऑफ अपील के लिए एप्लीकेशन डाली है, लेकिन अभी उसका कोई जवाब नहीं आया। तो हम वो ऑफिस वाले आए थे लास्ट वेडनेसडे, 10 दिन हो गया। पहले वो मेरे हस्बैंड को लेके जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सब कुछ सही बता दिया, बता दिया कि हमारे बच्चे हैं, फैमिली, ऐसा उन्होंने रिकॉर्ड निकाल लिया। तो उन्होंने बोला 2-3 दिन में आपको एप्लीकेशन भेजेंगे, आप अपने बच्चों को लेकर बर्थ सर्टिफिकेट लेकर इधर आना। लेकिन अभी 10 दिन हो गए, उनकी कोई लेटर नहीं आई, कुछ नहीं आया। तो हमारी सोलिसिटर भी वेट कर रही है, उनका कोई लेटर आए तो आगे की कार्रवाई करें। तो हम लोगों ने, वो लोग अपना नंबर भी देके गए थे होम ऑफिस का। हम लोगों ने 2 दफा उधर कॉल किया, तो वो बोलते हैं कि आपको लेटर भेजेंगे, लेकिन अभी नहीं भेजी है, वो आपका केस देख रहे हैं। तो अभी इसमें क्या चांस है, क्या हो सकता है, बताइए प्लीज। थैंक यू। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में हुआ यह था कि जब आपका केस रिफ्यूज़ हो गया था तो आपने उसको आगे कोर्ट में ले जाना था। तो गलती आपने ये है कि कोर्ट में अप्लाई नहीं किया। तो अभी ये कि आपके हस्बैंड पकड़े गए हैं, तो अभी आपको भी वो एक साइन करने के लिए बुलाएंगे। IS 96 एक फॉर्म है, वो आपको इशू करेंगे। तो उसके बाद जब आप साइन करने के लिए जाएंगे तो चांसेस हैं कि शायद आपको वहीं से पकड़ कर वापस ना भेज दें, चूँकि चांसेस आमतौर पर होते हैं कि जब आदमी साइन करने के लिए जाता है उसको वहीं से पकड़ते हैं, अगर किसी का कोई केस चल नहीं रहा हो। तो गलती आपसे ये हुई थी कि आपने शुरू में जब आपका केस ना हो गया था, इमीडिएटली आपने उसको हाई कोर्ट में ले जाना था। अगर हाई कोर्ट में ले जाते फिर आपको अपील का राइट मिलना था। तो बहरहाल ज़्यादा बेहतर अपने वकील से या किसी अच्छे वकील से दोबारा मशवरा कर लें कि इन सर्कमस्टांस में आप क्या कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी मैंने पूछना था, मुझे इस कंट्री में 9 साल हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे भी हैं जो इधर ही बॉर्न हुए हैं, मेरी मिसेज भी इधर ही है। करंटली मैं जो सा हूँ वो डिस्क्रिशनरी लीव पे हूँ और कुछ बेनिफिट्स भी मैं क्लेम कर रहा हूँ। तो मैंने ये पूछना था कि यार 1 साल के बाद मुझे 10 साल हो जाएंगे जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी में आता है, तो मैं एलिजिबल हूँ इंडेफिनिट के लिए, और अगर हूँ तो होम ऑफिस वाले को मसला तो नहीं करेंगे क्योंकि मैं करंटली बेनिफिट्स ही क्लेम कर रहा हूँ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप 10 इयर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगर आपको डिस्कशनली मिली थी तो फिर इसका मतलब है कि दरमियान में कोई गड़बड़ थी, शायद आप किसी वजह से ओवरस्टेयर हो चुके हो। तो बहरहाल अगर आप अपने को मेंटेन अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं और बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में 10 इयर्स की बुनियाद पर स्टे मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो चूँकि दरमियान में मुझे पता नहीं कि आपको डिस्कशन लीव क्यों मिली, किन सर्कमस्टांसेस के मिली, शायद आपको फैमिली की बेस पर मिली हो। तो बहरहाल किसी अच्छे वकील से जाकर मशवरा करें, उनको सारी बात बताएं ताकि आपको एडवाइस कर सकें। अगर आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करते हैं तो इमिग्रेशन वाले आमतौर पर ये ज़रूर देखते हैं कि आप अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हो, नॉर्मली ये ज़रूर देखते हैं। अगर आप बेनिफिट्स के ऊपर होते हैं फिर हमेशा प्रॉब्लम खड़ी होती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी, गुड इवनिंग मलिक साहब, मैं मोहन बोल रहा था हॉन्सलो से। जी मोहन जी। मेरा सवाल ये है कि सर मुझे 5 साल हो जाएंगे और ये अप्रैल में मुझे अप्लाई करनी है PR, और मेरी शादी हुई थी तो वाइफ की भी मुझे अप्लाई करनी है। तो वाइफ को जी वो बैक होम शादी हुई थी इंडिया से, तो उसको आए हुए करीब 1.5 साल हुए हैं, मतलब 1.5 साल होंगे जब अप्रैल में। तो मेरा सवाल ये था कि क्या वो भी एलिजिबल होगी PR के लिए या फिर उसको कुछ और मिलेगा और बाद में PR होगा फिर? जी आपके कॉल का शुक्रिया। नहीं, वो PR के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर उनका स्टे 2 साल से ज़्यादा का होता तो फिर तो चांसेस थे कि उनको यहाँ से इंडेफिनिट स्टे मिल जाता, तो इसमें ज़्यादा चांसेस उनके नहीं है। बहरहाल जब आप अपनी एप्लीकेशन करें उस वक्त उनको डिपेंडेंट डाल दें तो देखें इसमें क्या होता है। गारंटी नहीं, अगर 2 साल से ज़्यादा होते फिर हो जाना था, लेकिन आप ट्राई करके देख लें। अगर किसी वजह से उनको वीज़ा नहीं देते हैं तो फिर आप उनकी फर्दर लीव के लिए अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन जब एप्लीकेशन करें उनको डिपेंडेंट ज़रूर डाल दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब मेरा हेलो जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब मेरा नाम वसीम है। जी वसीम साहब। मैं 2004 में यहाँ पे स्टूडेंट आया था। अच्छा। जनवरी में, और अभी तक मैं स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने मेरा ये इसी साल मैंने स्टेटस चेंज किया, 4 से मेरा वो PSW हुआ है। ठीक। और मेरे जो 2013 जुलाई तक है मेरा वीज़ा। ठीक है। और मेरा जनवरी 2014 में मेरे 10 साल होंगे जो लॉन्ग रेजिडेंसी है। तो मैं अभी जब मेरा वीज़ा ख़त्म होगा तभी अप्लाई कर सकता हूँ या फिर मुझे वेट करना, किसी और स्टेटस पे जाना पड़ेगा, और जब 10 साल होंगे पूरे तो फिर ही अप्लाई करना पड़ेगा? जी आपको 10 साल पूरे होने के बाद ही आप अप्लाई कर सकेंगे, उससे पहले नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि 10 इयर्स की कैटेगरी यही है कि 10 इयर्स आप कंप्लीट करें उसके बाद एप्लीकेशन करें। तो 2-3 ऑप्शंस होते हैं जो पोस्ट स्टडी वर्क के ऊपर हैं। पहला तो बड़ा ऑप्शन Tier 1 जनरल का था जो कि ख़त्म हो चुका है। अभी इस वक्त आप Tier 2 पे भी जा सकते हैं या वापस अगर Tier 4 पे जाना चाहें उस पर भी जा सकते हैं। तो बहरहाल देख रहे हैं इन 2 कैटेगरीज में से अगर आपको कुछ सूट करती है तो कर सकते हैं। तो जब 10 साल पूरे कर लें तो फिर आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा, बशर्ते कि आप वीज़ा एक्सटेंड करवा लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। जी मेरे 2 सवाल है आपसे। अच्छा। एक तो मैंने जैसे काफी टाइम से 2003 से इधर आया हूँ। अच्छा। तो मैंने शादी की लास्ट 3 ईयर हो गए, रियल मैरिज की थी मैंने। अच्छा। उसके बाद कि मैंने जब केस डाला है इस जुलाई में डाला था, जून जुलाई दिस ईयर, उन्होंने वकील ने बोला था कि आप रजिस्टर मैरिज करो। अच्छा। तो उस टाइम पहले था कि मैंने वकील से एडवाइस ली थी, उस टाइम लो था कि लड़की की उम्र 21 ईयर चाहिए जो स्पॉन्सर आपको कर सके। अच्छा। इसलिए मैंने वेट करता रहा। फिर इस अगस्त में मैंने कोर्ट मैरिज करके वो केस पहले लगा दिया था रियल मैरिज का, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट सभी दे दिए उधर। ठीक है, तो अभी मेरा कुछ उन्होंने बोला था कि आपको 3 मंथ के बीच आपको बता देंगे सब कुछ। अच्छा। जो आपको बोलेंगे। अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ, ना काम की परमिशन भी नहीं उन्होंने दी, क्योंकि वो भी लेटर मैंने डाली हुई है काम करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बच्चा 2 साल का मेरा बच्चा हो गया अभी, 2.5 ईयर। तो उन्होंने सभी केस लगाए, उन्होंने कुछ नहीं अभी तक इमिग्रेशन बता रही है मुझे क्या करूँ क्या नहीं। वकील ने 2-3 बार लेटर डाली है,
वो भी नहीं कुछ बता रहे, वकील भी बोलता है वेट करो। चलो जी ठीक है, मैं समझ गया आपकी कॉल का शुक्रिया। आपका वकील आपको सही कहता है कि आप वेट ही करें, जो कि आपकी कैटेगरी में आप पुश नहीं कर सकते उनको कि आपके केस का जल्दी फैसला करें। क्योंकि अगर तो आप शादी करते वक्त लीगली तो होते या वीज़ा अप्लाई करते वक्त लीगल होते तो फिर तो चांसेस थे आपका 2-3 महीने में फैसला हो जाता। लेकिन चूंकि आप ओवरस्टेयर हैं, फिर आपके बाद एप्लीकेशन की है, तो इमिग्रेशन वाले जो ओवरस्टेयर होते हैं उनका अपनी मर्जी से फैसला करते हैं, कोई पाबंद नहीं है कि उनके केस का जल्दी फैसला करें। तो आपका जो वकील है वो सही मशवरा दे रहा है कि इंतजार करें, देखें आपके केस का क्या फैसला होता है। तो चांसेस हैं कि आपको शायद डिस्कशन लीव यहाँ पे दे दें। दूसरा फिर यही ऑप्शन हो जाता है कि आप यहाँ से एप्लीकेशन विड्रॉ करें, वापस अपनी कंट्री में जाएं, वहाँ से एप्लीकेशन करें, तो वहाँ से 5-6 वीक में वो उसका डिसीजन कर देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना है। जी कीजिए। पहले होम ऑफिस वाले ने मुझे लेटर भेजा था लास्ट मंथ कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट है 23 को आना, हमने इंटरव्यू लेना तुम्हारे से। अच्छा। शादी की 1 महीना पहले, तो मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, बच्चा भी होने वाला है 1 आधे वीक में। अच्छा। अभी मुझे होम ऑफिस वालों ने अपने ऑफिस में बुलाया, सारी डिटेल पूछी कब आया कब नहीं गया। उन्होंने अभी मुझे साइन पे लगा दिए। अच्छा। और उन्होंने बोला हम तुम्हें भेज भी सकते हैं वापस। अभी मेरी वाइफ की हालत ऐसी है कि मैं जा नहीं सकता वापस। ठीक है। तो क्या है ये साइन में मुझे रखा हुआ है, तो ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं आएगी? ठीक है, मेरा गया हुआ है वीजे के लिए। जी ठीक है, जी समझ गया आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने मैरिज के बेस पे अप्लाई किया हुआ है, शायद वो किसी वजह से सस्पिशियस हुआ मैरिज के बारे में, इस वजह से उन्होंने बुलाकर आपका इंटरव्यू किया है। खैर अगर वो एस्टैब्लिश उन्होंने कर लिया है कि आपकी मैरिज जेन्युइन है, आपको बच्चा भी आपको होने वाला है, तो फिर चांसेस हैं कि शायद आपका यहाँ से वीज़ा आगे कर दें। तो बहरहाल इंतजार करें आपके केस का क्या फैसला होता है, और जो ही बच्चा पैदा होता है तो होम ऑफिस को इमीडिएटली बता दें कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, साथ उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी उनको भेज दें। तो जब तक बच्चा नहीं होता तब तक आपका केस चलते रहना चाहिए ज़्यादा अच्छा, चूँकि बच्चा होने के बाद आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। जी मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर हूँ स्टूडेंट वीजे पे हूँ। मेरा ना 8 माह पहले बेबी बोर्न हुआ था, और अभी मैं रिन्यूअल के लिए अपने पासपोर्ट भिजवाने मैंने अपना मिसिस